बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते तो उसके वो जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट को जो है वो बरकरार रखता है। तो अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें जो है वो रिलेशन बताता है फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के दरमियान। ये हमें कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो और उसका एक्सेलरेशन a हो, तो उस पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं तो जो वो फोर्स होगी उसकी मिकदार का और उसकी जो फोर्स होगी उसका रिलेशन एक्सेलरेशन और मास के साथ क्या होगा। तो ये हमें बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्स होगी वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसकी एग्जांपल हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स जो है वो मास के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि लेट्स सपोज ये एक मार्कर है हमारे पास, इसको अगर हम अपने हाथ पे मारें तो हमें जो है वो चोट कम आती है। इसके बरअक्स अगर हम जो है वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई पत्थर हो, उसको हम जो है वो मारें तो हमें जो है वो चोट वगैरह ज़्यादा आती है। मतलब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। अब सेकंड पे हम चलते हैं कि जो फोर्स होती है वो एक्सेलरेशन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि ये हमारे पास मार्कर है, इसको हम यहाँ से जो है वो ड्रॉप करें तो हमारे पास, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी कोई भी हमारे पास हो सकती है, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कम। तो हमारे पास जो है वो फोर्स क्या लगेगी, कम। लेकिन इसके बरअक्स अगर जो है हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट से क्या करें, किसी हैवी ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारे पास यही मार्कर है, इसको हम दूर से इसको फेंकें तो हमारे पास फोर्स क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। अब हम इन दोनों को जो है वो क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एंड F इज इक्वल टू के एम ए। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या आ गई, फॉर्म आ गई। ठीक है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होगी, फोर्स अप्लाई करते हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ से हम देखते हैं के की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1। कब हमारे पास के की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ठीक है, उस वक्त के की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी जब हमारे पास फोर्स क्या हो, फोर्स हमारे पास हो 1 न्यूटन, इसका मास कितना हो 1 किलोग्राम और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वक्त हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक अब सबको जो है वो क्लियर है। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इन दोनों की, ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए कि अब हमारे पास एक ब्लॉक हो, छोटा सा ब्लॉक हो, तो हम क्या करें, उसको इस जगह से जो है वो नीचे फेंकें तो हो सकता है कि उसके अंदर जो हम फोर्स लगाए वो अर्थ पे वो जो है कम हो। लेकिन अगर उसे हम जो है वो छत से फेंकें तो वो जो है फोर्स क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम जो है वो चलते हैं, हमारे पास एक नई टर्म इसी के अंदर आ जाती है, वो हमारे पास है मोमेंटम। क्या चीज़ है जी, मोमेंटम हम किसे कहते हैं, मोमेंटम क्या बताता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द मोशन। ये क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ मोशन। मतलब ये हमें बताते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मूव कर रहा है, उसके अंदर मूवमेंट कितनी है, इट इज़ द मेजर ऑफ मोशन। ठीक है, इससे हम जो है वो डिनोट करते हैं स्मॉल डी से और इसको हम लिखते हैं एम वी, ऐसे वी के ऊपर हमारे पास ये, और ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसका जो आपके पास डायरेक्शन वही होगी, पी की जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है। तो इसका यूनिट, मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जो है हम इससे आगे जो है वो मूव करते हैं मोमेंटम को लेके, तो ये आपने समझना है।
मोमेंटम के अंदर वो हमें अब बता रहे हैं कि इसकी हम कुछ एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि एक कोई भी हमारे पास जो है वो ट्रेन हो तो वो स्टेशन से पहले जो है वो रुकना स्टार्ट कर देती है। क्यों स्टेशन से पहले रुकना स्टार्ट कर देती है? इस वजह से स्टेशन से पहले जो है वो रुकना स्टार्ट कर देती है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, उसका मैस ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वेलोसिटी को कम करता है। जब वो वेलोसिटी उसकी कम होती है तो वो क्या करता है, यकदम अगर वो फ़ौरन जो है वो अगर रुक जाए तो उसको मोमेंटम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी हमारे पास इसी मोमेंटम की एग्जांपल आ जाती है कि अगर हमें एक जो है वो हार्ड बॉल, जैसे आप क्रिकेट वाला बॉल लगे तो उसका ज़्यादा हमें नुकसान होगा, या एक स्मॉल जो टेनिस बॉल होता है इसका, तो लाजमी बात है दोनों की स्पीड बेशक सेम हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हार्ड बॉल होता है, हार्ड बॉल, इसकी हमारे पास जो है वो मैच क्या होता है, ज़्यादा होता है। बेशक वेलोसिटी हम सेम रखें, लेकिन हमारे पास जो टेनिस बॉल होगा क्या होगा, टेनिस बॉल, इसका मैच हमारे पास क्या होता है, कम। तो कौन सा बॉल हमें जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हार्ड बॉल। कौन सा बॉल हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, हार्ड बॉल। इसी तरीके से अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, वो हमारे पास ये है कि अगर हम जो है वो दौड़ रहे हैं, क्या है, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त हम जो है अगर फ़ौरन रुकना चाहें तो नहीं रुकते। क्यों हम नहीं रुक सकते, हम जो है वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट, हमारा जो जिस्म है इसको कोई ना कोई मैस है और इसकी जो है वो वेलोसिटी है, इस वजह से इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी तरीके से एक और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास इसकी एग्जांपल ये आ जाती है कि अगर हम दूर से दौड़ के हैं और हम जंप करें तो हम जो है वो ज़्यादा दूर जाते हैं, लेकिन इसकी बनस्बत अगर हम खड़े होकर जंप करें तो हम जो है वो करीब गिरते हैं। तो इसकी वजह क्या है, जब हम दौड़ते हैं, अब मैच तो दोनों केसेस में हमारा सेम है, लेकिन पहले केस में जब हम दौड़ के हैं तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है, और दूसरे केस में जब हम जो है दौड़े नहीं, अपनी जगह पे जो है वो खड़े हैं, तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो ये हमारे पास इसका मोमेंटम उस वक्त क्या हो जाएगा, जब हम दौड़ रहे हैं तो मोमेंटम ज़्यादा है, जब हम जो है इसकी एक जगह पे रुके हुए हैं तो हमारा मोमेंटम क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ तक जो है आप सबको जो है वो क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो हमारे पास है कि रिलेशन बिटवीन मैस, फोर्स एंड मोमेंटम। किसके दरमियान रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसी के अंदर हमारे पास आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी है जिसका मैस हमारे पास कितना है, मैस हमारे पास कितना है, उसका स्मॉल m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v i। लेट्स सपोज वो रेस्ट की हालत में है या हल्का हल्का जो है वो मूव कर रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से उसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ देर के बाद, सम टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये आपने जो है वो समझना है। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, v f। ठीक है जी, अब यहाँ से जो है हम निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो वो हमारे पास क्या निकलेगी, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या बनेगा, हमने पढ़ा रिलेशन की P इज इक्वल टू एम वी, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है जी, यहाँ से आप दोबारा लिखें वही इक्वेशन की चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आप m को क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई। अब दोबारा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, हमने कहा था ना कि इनिशियल वेलोसिटी वी है, ये कुछ टाइम डी के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ। तो अब हम इसका क्या ले लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम
पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम से इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर लेते हैं, तो बोथ साइड को, तो m इंटू वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइडेड बाय टी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इस साइड पे हम आ जाते हैं, ये देखें जी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये इसी तरीके से हमारे पास पड़ा रहेगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, m, और ये चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ना, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, इससे हम जो है वो इकट्ठा लिख लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो ये आप देखें, ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ए की इक्वल। तो ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो इससे आप देख सकते हैं ना, टाइम रेट और बल्कि इसको उसी तरह रहने देंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एम ए, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एम ए। आप यहाँ पे देखें एम ए किसकी इक्वल हमारे पास आता है, एम ए इज इक्वल टू एफ, ये हमने शुरू में ड्राइव किया था कि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब आपने देख लिया कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ रहा है, वो किसकी इक्वल आ रहा है, फोर्स। मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं और मोमेंटम के अंदर जो भी टाइम के लिहाज से चेंजिंग आती है, वो हमेशा किसकी इक्वल होगी, फोर्स की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी जी, फोर्स के इक्वल होगी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जो हमारे पास, वो किसकी इक्वल होगी, जो हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज आ रही है टाइम के हिसाब से, उसकी इक्वल हमारे पास आएगी। ठीक है जी, यहाँ तक अब जो है सबको क्या हो गया, क्लियर है। अब हम जो है इससे आगे हमारे पास इम्पल्स भी इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन वो जो है हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। वो उसका सिर्फ सिंपल ही स्टेप है कि चेंज इन मोमेंटम डेल पी किसकी इक्वल हमारे पास आ जाएगा, एफ क्रॉस टी। किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ क्रॉस टी, और डेल पी को हम क्या लिख लेंगे, इम्पल्स लिख लेंगे। लेकिन वो जो है इससे लेक्चर किस्सा नहीं है, वो इससे आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।